नमस्कार, याशा.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 662। आज हमारे साथ है विनोद कुमार सावरमल जी जहांगीर, बासडी खंडेला, और वर्तमान में नागपुर में है और पूर्व सैनिक रहे हैं। वर्तमान में इनका अपना बिजनेसमैन है। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँ, ये तो वीडियो याशा.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग लिखित नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करके हटाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। अपने शब्दों में बताएं। पारिवारिक परिचय में मेरा नाम विनोद कुमार सावरमल जहांगीर है जी। पिताजी का नाम सावरमल जहांगीर जी। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मोहिनी देवी है। हम 5 बहन भाई हैं जी। एक मेरे बड़े भैया हैं राजेंद्र जहांगीर, वो जयपुर में सेटल्ड है। दूसरा मैं विनोद कुमार जहांगीर, और मेरे से एक छोटा है चिरंजी लाल जहांगीर, वो भी नागपुर में ही है। और मेरी 2 सिस्टर हैं जी। वो हम 5 बहन भाई मैरिड हैं। सिस्टर मेरी सिक्कर के पास गनोड़ा गांव है, वहाँ पर उनका ससुराल है जी। मेरे 3-4 लड़कियां हैं। एक की शादी की हुई है, मैरिड है, वो आर्किटेक्ट प्रीति जहांगीर है, जिसका ससुराल राजस्थान में सिक्कर के पास पूना छोटी है, और वर्तमान में वो नांदेड़ महाराष्ट्र में ही है। और कंवर साहब भी हमारे आर्किटेक्ट ही हैं, आर्किटेक्ट जयप्रकाश जी जहांगीर जी। दूसरे नंबर की मेरी लड़की है, वो एडवोकेट है, LLM किया है सिम्बोसिस से, और असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट अंबेडकर कॉलेज में जी। फिलहाल वो RGS की तैयारी कर रही है जयपुर में। उसके बाद एक लड़की है, उसका नाम रीचा जहांगीर है, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है और वेरोक इंजीनियरिंग औरंगाबाद में जॉब करती है, बिजनेस एनालिसिस्ट के पोस्ट पर। उससे छोटी बच्ची है, स्नेहा जहांगीर नाम है उसका, और वो अभी 12th में है, CBSE में भवन स्कूल में पढ़ रही है। और बच्ची की एक की शादी की है, भतीजे हैं 2। एक लेबर ब्यूरो में क्लास 1 अधिकारी है, रोशन जहांगीर नाम है उसका जी। और एक भतीजा ICICI बैंक में है। तो माता जी क्या नाम था आपने? माता जी का नाम, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मोहिनी देवी जहांगीर है। पिताजी क्या बताया? सावरमल जी जहांगीर। तो पीछे याद है दादा दादी जी का याद है? दादाजी का नाम कालूराम जहांगीर है, मेरी दादी जी का नाम सोनी देवी जहांगीर था। ठीक। और पीछे याद है? और पीछे का उतना परफेक्ट याद नहीं है। तो नाना ननिहाल कौन सी जगह बताया? ननिहाल मेरा नीम की है, खंडेला के पास ही है। तो नाना नानी जी का याद है? हाँ, मेरा नाना जी महादेव प्रसाद जी जहांगीर और नानी मेरी फत्ती देवी जहांगीर थी। ठीक। और ससुराल में आपने बताया, सास ससुराल कौन जगह? ससुराल मेरा श्री माधोपुर है, और मेरे ससुर जी का नाम गोविंद राम जहांगीर है। ठीक। और मेरी सास का नाम गंगा देवी जहांगीर था। ठीक। उनके 5 संतान हैं। एक मेरे बड़े साले साहब है राजेंद्र जहांगीर, जो LIC में हैं सिक्कर, उनसे छोटे गजेंद्र जहांगीर जी। 3 बहन है, सबसे बड़ी है सावित्री जहांगीर, सुमित्रा जहांगीर और संतोष जहांगीर। धर्मपत्नी का बता दिया? हाँ, धर्मपत्नी का नाम मंजू जहांगीर है। ठीक है। अभी बात करें तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई कितनी की है? शैक्षणिक में BCom 2nd ईयर तक पढ़ा हूँ। अच्छा। और कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैंने खंडेला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद 2nd ईयर में मैं डूंगर कॉलेज बीकानेर में एडमिशन लिया जी। और मैं 2nd ईयर पूरी नहीं कर पाया, फाइनल एग्जाम नहीं दिया। उसके बाद मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया, तो फिर आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो प्रिय मित्र? मेरे प्रिय मित्र जैसे अभी वर्तमान में तो सतीश काबरा है नागपुर में। अच्छा। और वो मूल नागौर मकराना के पास जूसरी गांव है, वहाँ से हैं। जूसरी? हाँ, लेकिन वो है नागपुर में सेटल्ड है। अच्छा। उनका टाइल्स और सैनिटरी का बिजनेस है। वैसे मेरे अजीज मित्र हैं भंवर सिंह शेखावत, वो हमारे गांव के पास केरपुरा गांव है, वहीं से हैं। अच्छा। हमने दोनों ने आर्मी में साथ ज्वाइन किया है, और पढ़ाई भी हमने साथ में की है 9th से लेके आज तक। अभी वो बीकानेर में सेटल है। तो PTI पे गुरुजी, प्रिय गुरुजी याद हो तो? मेरे रिचपाल जी यादव थे, कोटड़ी के पास लोहारवास है। अच्छा। अभी बुक कीपिंग पढ़ाते थे हमारे को, बहुत ही, मैं आज भी उनको दिल से याद करता हूँ। वो भले मेरे को जानते नहीं, पहचानते, मालूम नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद में हमारी मुलाकात कम हुई है। और एक थे नरसी राम जी सैनी, वो श्री माधोपुर के थे। वो व्यापार पद्धति पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे वो थे। तो खेल में रुचि रही है बचपन में? खेल में मैं हॉकी का गोलकीपर था।
अच्छा, कितनी गोली खाई? और मैंने स्टेट लेवल तक मैंने खेला हूँ। अच्छी बात है। बाकी और बाद में साहित्य में रुचि रही कभी? नहीं, साहित्य में इतनी ऐसा कुछ बहुत जो नॉर्मल जो होता है ज्ञान वो अलग है। बाकी तो भ्रमण कहाँ किया? भ्रमण इंडिया में तो पूरा ही कर लिया, तकरीबन आर्मी में थे तब तो भ्रमण ही किया। मैं JNK में रहा 6 साल, नागपुर में रहा, विशाखापट्टनम में रहा, तिरछी में तिरुचनापल्ली है, रामेश्वरम, यानी साउथ और नॉर्थ पूरा घूम लिया। तो ईस्ट में थोड़ा कम, आसाम वो पट्टा नहीं देखा। कौन से सन की बात है जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी? मैं 28 मार्च 91 को ज्वाइन। प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई? नागपुर में। और सेवानिवृत्ति मतलब जैसे आपने VRS लिया बताया आपने? VRS में लिया तब नागपुर में था, बीच में मैं 6-7 साल कश्मीर में था, बारामूला सेक्टर में पट्टन है वहाँ पे रहा। और उसके बाद में मैं नागपुर आया। नागपुर आया तो मेरे बच्चों का एडमिशन करवाया, फिर मेरी पोस्टिंग आई, फिर मैंने VRS लिया। अच्छा, तो अभी दिनचर्या कैसी है, मतलब खान पान और सुबह उठना सब? बिल्कुल सात्विक खान है, शुद्ध शाकाहारी है, बढ़िया खाना है, बढ़िया। सुबह उठते 6 बजे, 8 बजे नाश्ता करते, 2 बजे खाना खाते, शाम को फिर 8 बजे खाना खाते। बिल्कुल टाइम टेबल वाला सिस्टम है। थोड़ा घूमना कसरत करना थोड़ा बहुत होता है अभी भी? नहीं, अभी होता है लेकिन अभी 8-9 दिन से नहीं हो रहा है। बाकी होता है सुबह सुबह, ग्रुप एक हमारा बना हुआ है, उसमें हम वॉकिंग करते हैं। अच्छी बात है। तो बाद में इस व्यवसाय की कैसे आपको योजना दिमाग में आई? व्यवसाय की योजना तो क्या, मैं नागपुर में सेटल था तो मैं फैमिली को नागपुर में लेके आया, तो मेरे को आर्मी में क्वार्टर नहीं मिला जी। तो मैंने सिविल में परमिशन लिया, सिविल में रहने की। जी। तो ऐसे लकीली जहाँ मैंने रूम लिया वो एरिया में तकरीबन जांगीर लोग रहते थे। अच्छा, किराए से। तो ऐसे जान पहचान हो गई 1-2 लोगों से, शुरू में फूलचंद से जो भी जांगीर थे उनसे 1-2 लोगों से जान पहचान हुई। और ऐसे बैठे बैठे ऐसे मन में आ गया कि यार ये काम अपन भी कर सकते, क्योंकि आर्मी में बहुत यानी सैलरी इतनी नहीं होती है जितनी अपन समझ पाते हैं बच्चों के खर्चे। तो मैंने सोचा अपन पार्ट टाइम कुछ कर लेंगे, लेकिन वो अच्छा सेटल हो गया तो फिर हम VRS ही ले लिया। तो कौन से मतलब ये कौन से सन में चालू किया आपने कार्य? मैंने 1999 में किया। तो उस समय क्या नाम रखा था? मेरे फर्म नहीं, मैंने पहले फर्नीचर की ठेकेदारी चालू किया, 3.5-4 साल तक रही। उसके बाद में मैंने एक छोटी सी दुकान लगाया, उसका नाम यूनिक प्लाईवुड एंड हार्डवेयर था। फिर मैं उसके बाद में इधर तो इसका नाम 4ESS ट्रेडिंग, मतलब ये 4ESS ट्रेडिंग, तो 4S इसका रीजन एक बहुत यूनिक है। हाँ, यूनिक है। यानी मेरी सोच ऐसी है कि मैं कोई बच्चों के नाम पे या भगवान के नाम पे या पिताजी मम्मी के नाम पे कोई किसी फर्म का नाम रखना नहीं चाहता था। कारण कि कोई संतुष्ट मेरे व्यवहार से रहे नहीं रहे, वो मेरी फर्म के नाम से मेरे मम्मी पापा को, बच्चों को या मेरे भगवान को कोई अपशब्द बोले, ये मुझे ठीक नहीं लगता था। इसलिए मैंने पहले मेरी जो फर्म थी उसका यूनिक रखा था। अभी 4S इसलिए रखा है क्योंकि 4S का मतलब होता है SSSS। एक रीजन है कि सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य। 4S हो गए तो उसको लिखने के तरीके में मैंने 4S लिख दिया। SSSS लिखो तो थोड़ा अटपटा लग रहा था। दूसरा, मेरा पहले स्टील का काम था, मैं स्टील की फैब्रिकेशन का काम करता था और बेचता सेल भी करता था। तो स्टेनलेस स्टील सेल्स एंड सर्विस। तीसरा, मेरे 4 लड़कियां हैं, वो भी एक रीजन है कि 4 सिस्टर हो गया। बस वही है। अच्छी बात है, मतलब कि दिमाग लगा, सीधी सी बात है। हाँ, नाम में दिमाग लगाया हुआ है, काम में भी लगाया बाद में। काम में तो खैर लगाना ही पड़ता। तो आपकी धर्मपत्नी ये मतलब कि कहाँ तक पढ़ी हुई है? ये 10th है। 10th है। तो अच्छा है। अभी कहाँ कहाँ घुमाने ले गए आपको? घर में रखा, कहीं ले गए? नहीं ले गए, लेके गए थे ना? हाँ, जाना चाहिए। हाँ, अभी समय मिले जाना चाहिए ना। अभी भी मैंगलोर जा रहे 7 दिन के लिए। ठीक है, जाना चाहिए। तो ये बताएं कि देखिए, भारतीय सेना, आपने सेना में काम किया है, अच्छी तरह भली भांति परिचित है। अगर 2 शब्द आपने मतलब कि हिसाब से कहना चाहें सेना के बारे में? तो देखो, सेना के बारे में तो मैं अगर 2 शब्द नहीं 2 घंटे भी बोलूं तो कम है। वो चीज ही अलग है, वो लेवल ही अलग है। अपन ने उसको VRS लिया, उसका एक अलग रीजन है। जी। बाकी
सेना जैसा मैंने मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं पाया। यानी 21 घंटे मेहनत करने के बाद में भी जो सुकून वहां मिलता था वो कहीं नहीं है जी। और मेहनत करने का मजा आता था और दिल से काम होता था। अभी तो मजबूरी में लोग भागना दौड़ना पड़ता है। तो भारतीय सेना को हम देखें अगर तुलनात्मक रूप से अन्य देशों देखें तो कहाँ पाते हैं हम? नहीं, भारतीय सेना मेरे हिसाब से तो अव्वल ही है, टॉप है। हिंदुस्तान की सेना का मोराल बहुत अव्वल दर्जे का है और मोदी जी के आने के बाद में तो पूछना ही क्या है, बूस्ट हो गया है वो हाँ। तो, जी अच्छी बात है। तो मतलब कि पेशेवर देखे संस्थान में तो बहुत ऊपर के में नंबर आता अपना ना। हाँ हाँ। अच्छा, एक ये बताएं कि अपना जो समाज है, क्योंकि आप जुड़े हैं काफी और यहाँ भी हैं वहाँ भी देखा आपने, तो कितना फर्क महसूस करते हैं? मैंने समाज में हमारे नागपुर की संस्था है जहांगीर ब्राह्मण समाज सेवा संघ, मैं उसका सेक्रेटरी भी रहा हूँ और मैंने बहुत काम किए हैं। यानी जब मैं समाज में ज्वाइन हुआ था तब में और आज में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ एक JPL होता है, जहांगीर प्रीमियर लीग, वो मेरा ही स्टार्ट किया हुआ है। कब होता है, कहाँ होता है? ये नागपुर में होता है, पिछले 8 साल हो गए जहांगीर प्रीमियर लीग होता है। ये मेरा ही चालू किया हुआ है और ये हमारे समाज में एक इनकम का जरिया भी है। अच्छा। हम 13-14 लाख रुपए का उसमें टर्नओवर करते हैं। 5-7 साढ़े 7 लाख। उसमें क्या 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 प्रक्रिया? हम 8 टीम बनाते हैं उसमें और 8 टीमों में जितने प्लेयर रहते, एक टीम के 15 प्लेयर रहते, उनसे हम 500 रुपये एंट्री फीस लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम टीम वो नीलाम करते, उसमें 21,000 रुपये हम एक टीम से लेते हैं। फिर उसके एडवर्टाइजमेंट, बाउंड्री के बोर्ड, जी। और फिर यानी काफी एडवर्टाइजमेंट आते उसमें। तो ऐसे करके 13-14 लाख रुपए तक हम एक सीजन में कलेक्शन करते, 6.5-7 लाख रुपए खर्चा करते, 7 लाख रुपए तक फिर भी बच जाते। और आज हमारे पास समाज में बहुत अच्छा फंड है भी। अच्छी बात है। और नागपुर का समाज यानी बहुत अच्छा है। अभी मैं फिलहाल में अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण समाज का मैं जिला प्रेसिडेंट हूँ और वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है। कोई मोटिवेशन, बच्चों के तो यहाँ मोटिवेशन। अपना कोई जैसे संस्थान ऐसे है, कोई मंदिर वगैरह से, कोई जैसे बोर्डिंग वगैरह सीकर में ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं, ऐसा तो हमारा समाज भवन ही है, उसके ऊपर हमने 5 रूम ऐसी बना रखे हैं। कोई समाज का कोई भी आदमी आता है तो हम उसको अवेलेबल कराते हैं। हमारी शादी विवाह में वो यूज आते हैं, AC रूम है बढ़िया, और 2 हॉल है छोटे छोटे और अच्छा है, वेल सेट है। इस व्यवसाय के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या किस तरीके का व्यवसाय है? मेरा व्यवसाय, मैं प्लाईवुड और हार्डवेयर का ट्रेडिंग कम होलसेल करता हूँ। कुछ आइटम है जिनका होलसेल करता हूँ, जैसे किचन बास्केट्स है, चैनल्स है, हिंजेस है, और बाकी का मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मेरा मॉड्यूलर फर्नीचर की एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें मैं मॉड्यूलर किचन, ऑफिस फर्नीचर, रेसिडेंशियल फर्नीचर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करके डीलर लोगों को। अच्छा, आपको आपने बताया कि 4 बेटे हैं ना आपके? हाँ, मेरे 4 और बेटा नहीं, बेटी है। तो इसी बिंदु पर पूछ लेते हैं कि लोग जो है वो आपने देखा कि अभी लिंग अनुपात जैसे कि लड़कों का वो भी गड़बड़ा गया है। और हमने देखा है कि हमारा जो है अमूमन सब जगह नहीं है, प्रमुखतया जो है भारत में पुरुष प्रधान समाज रहा है ना। पाबंदियां बंदी से लगा दी जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि लड़का लड़की में कोई से भेद नहीं है? क्योंकि ये तो मन की बात होती है, हिम्मत की बात होती है सब। देखिए, मेरी जो लड़की है ना, मैं तो वो लड़कों से भी बेहतर है और सबकी है, क्योंकि वो अपनी अपनी है। बट मेरे हिसाब से लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है। आज मैं मेरी लड़कियों की बात करूं, मेरी सबसे बड़ी लड़की है, वो आर्किटेक्ट है जी। और 5 साल का उसका कोर्स होता है। 5 साल में कंटिन्यू यूनिवर्सिटी टॉपर रही है वो जी। दूसरे नंबर की मेरी लड़की है, वो एडवोकेट है और उसके बाद सिम्बोसिस से LLM किया है। LLM में भी मतलब बहुत 13 या 14 बच्चियां थी नागपुर रीजन से, नागपुर के इसमें, उनमें सब में टॉप रही है वो। PhD में क्रैक किया उसने, लेकिन उसने किया नहीं, रीजन उसने RGS की तैयारी करना था। तो अभी वो RGS की तैयारी कर रही है और मैं ऊपर वाले से ऐसे कामना करता हूँ कि शायद वो सक्सेस हो जाएगी। शीघ्र जो है हाँ, हो ही जाएगी वो। तीसरे नंबर की मेरी बेटी है, वो रामदेव बाबा कॉलेज से उसने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया है। अभी वो वेरोक इंजीनियरिंग में औरंगाबाद में जॉब कर रही है और बिजनेस एनालिसिस्ट का काम कर रही है। और 6 महीने में उसका जो प्रोग्रेस है
बहुत काबिल तारीफ है। जी अच्छी बात है। अब मेरी सबसे छोटी बच्ची है, वो 12th में है, लेकिन पढ़ाई में सब बच्चे अपने बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ अगर इनकी जगह लड़का होते चार, तो चारों एक जैसी एजुकेशन नहीं ले सकते थे, मैं जहां तक मान पाता हूँ। कोई ना कोई तो एक गलत उसे एजुकेशन से उतर ही जाता था। ये बच्चियां ही हैं, इसलिए चारों ने अच्छे एजुकेशन, शांति से स्वीकारते हैं। और दूसरी चीज, मेरे को कभी उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि आपको पढ़ाई करना है, आपको क्या करना है, ये बनना है, कभी नहीं। कोई खुद की लगन है, खुद की लगन, और बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। मम्मी जी कैसे रही, कड़क रही? अभी बच्चियों के लिए तो है ही, मेरे लिए तो क्या होंगी, बच्चियों के लिए तो, और होना भी जरूरी है। माँ तो मान है। अच्छा, तो आपका जो ये व्यवसाय है, इसमें क्या होता है कि कंपटीशन भी बहुत है ना? हाँ। तो शुरुआत में तो देखिए, शुरुआत में तो मैं आपको बताऊं, फौजी आदमी ने व्यवसाय कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है ना। हमने साल 2 साल तो ठोकरे खा के सीखा है, या लोगों ने सिखाया है व्यापार कैसे करना। मैं आपको अगर आपका वीडियो बड़ा बन जाएगा नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक सप्लायर है बीकानेर से, जैन है वो। उन्होंने मेरे को शुरू में जब सप्लाई किया तो 3-3.25 रुपये महंगी दिया जी। उसके बाद दुकान लगाने के बाद में सप्लायर आते ही हैं दुकान पे, उन्होंने रेट दिया, वो 3-3.25 रुपये कम दिया। तो मैंने उनको बोला कि यार मिन्नी जी, आपने मेरे को ये रेट ज्यादा लगा लिया, मेरे पहले बाल कम थे। हाँ, तो वो बोले देखो ये व्यापार है, इससे आपकी गलती है, आपको खरीदना नहीं आता। मैं तो 2 रुपए कमाने के लिए बैठा हूँ, कमाऊंगा ही, कहाँ जाऊंगा, खरीदना आपको नहीं आता, गलती आपकी है। ये तो आगे से आप जो रेट करेंगे वो रेट मिलेगी। अभी आप अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप सबको एक रेट में नहीं देंगे, और सही भी है, नहीं दी जाती है सब चीजें एक रेट में। तो जो भी है, फौजी आदमी इसमें आके कैसे भी 2-4-6 महीने स्ट्रगल करके कामयाब हो गया, वो भी मैं तो बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि भारी नॉलेज नहीं रहता ना, भारी नॉलेज तो सीखने से आया। अच्छा, थोड़े व्यवहार में सौम्यता झलकनी चाहिए ना, मतलब कि यहाँ व्यवसाय में आपको ऐसा नहीं लगता थोड़ी बहुत, अगर पहले से व्यवहार में सौम्यता तक लानी पड़ी आपको, क्योंकि फौजी थोड़ी नहीं, व्यवहार में कोई तकलीफ नहीं। आवाज तो आज भी मेरी कड़क है, लोग बोलते भी है कड़क बोलते, लेकिन वो अगर व्यवहार साफ है ना तो आवाज की लोग कदर करते हैं, कड़क भी रहती तो। अच्छा, दुकान नहीं खोलते हैं, मतलब व्यवसाय नया करते हैं, तो वो लोग पहले आते हैं जिनको सामान कहीं वो नहीं मिलता, वो देखते हैं ये नया है तो इसको थोड़ा सा चुपड़ देंगे, ठीक है ना? तो ऐसा आपके साथ? ऐसा देखो, डूबत लाभ हानि ये व्यापार के हिस्से हैं, इनसे तो कोई वो नहीं है, होता भी है सब चीजें, हाँ, लागू है वो सब चीजें। अच्छा, अपने यहाँ हमने महसूस किया है कि अपने समाज में, क्या सर्व समाज में, सब में है कि शादी में जो है थोड़ी समस्या आती है लड़का लड़कियों के मिलन में और उपलब्धता में, और जैसे कि योग्यता का मिलान में भी आती है, और लोगों की अलग अलग मांग अभी भी रहती है कि इस गोत्र का, इस समाज का ये है, वो हाइट वगैरह, पैसा कमाते वगैरह, सो है ना। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम वहीं अटके हुए हैं, या कुछ जो है पारिस्थितिक भी तो कुछ कमजोरियां मजबूरियां रही हैं, तो उनसे कैसे पार पा जाएगा? देखो कैसा है, एक तो एजुकेशन अपना बहुत अच्छी बात है कि बढ़ रहा है। बच्चियां अगर कोई ग्रेजुएशन कर लेती है, MA BA BCom, सबको ऐसे लगता है कि हमारे को क्लास 1 अफसर ही मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर ही मिलना चाहिए। ये जो मानसिकता समझो या सोच समझो इसको, कि वो बहुत अपर लेवल में जाती है ना, ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। जी। एक चीज, दूसरी चीज क्या होता है, एक अपने जो फर्नीचर का जो काम करते हैं ना, उनको जो यानी महत्वहीन हो गए वो, उनको कोई रिश्ते करने में, अरे यार ये फर्नीचर का ये अपना खानदानी काम है। मैं जहां तक समझता हूँ, मैंने गवर्नमेंट की नौकरी भी की है, मैंने और भी प्राइवेट काम भी किए हैं, जो मेरे को प्रोग्रेस जो फर्नीचर लाइन में आने के बाद मिली है, वही मेरी प्रोग्रेस है। और मैं समझता हूँ कि जो फर्नीचर में काम करते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने बच्चों को अपने को कामयाब किया है, सब ने फर्नीचर की लाइन से किया है जी। अच्छा, एक चीज छोटी सी मुझे याद आती है, ये गुजराती लोग है ना, ये व्यवसाय को ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें नौकरी से ज्यादा नहीं है, व्यवसाय को ज्यादा, उसके व्यवसाय ही को ही महत्व देना चाहिए। जो वणिक लोग हैं, जैसे व्यवसाय जो बढ़िया कहते हैं, वो भी उन्हें कोई एतराज नहीं, कोई व्यवसाय कर रहा तो फट उनको, हाँ। देखिए, व्यवसाय को ही महत्व देना चाहिए मेरे हिसाब से। रीजन क्या होता है, व्यवसाय में जो अपन मेहनत करते हैं ना, जैसे अपन ने 15 साल मेहनत की, तो अपने को आगे वाले 15 साल तक काम में आती है, 30 साल संभावना असीमित रहती है। हाँ, सर्विस में क्या है, जितने दिन आप काम करते हैं आप उसके लिए कर रहे, आप जिस दिन रिटायर हो गए, आपकी वो मेहनत कोई काम की नहीं है। जी, सही बात। वो मेहनत वहीं खत्म, आपको नए सिरे से चालू करना पड़ेगा।
और जो पारंपरिक जो व्यवसाय है जो मेरे पिताजी ने किया, वो अगर मैं कर रहा हूँ तो उन्होंने लाइन बनाई इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। तो उसका दूसरी पीढ़ी को भी फायदा मिलता है व्यापार का। जॉब अलग चीज हो गई और ये व्यवसाय मतलब अलग चीज हो गया। व्यवसाय का मुकाबला जॉब कर नहीं सकता। नहीं, सही बात। उसमें सीमित है उसका थोड़ा सा। नौकरी में क्या तुरंत आदमी पैसे कमाने लग जाता है, व्यवसाय में थोड़ा स्ट्रगल करके बाद में स्थिर होता है। बाद में हाँ। और बाकी उसके सूझबूझ पर निर्भर करता है कि वो उस व्यवसाय कहाँ ले जाता है ना। बाकी व्यापार मेरे हिसाब से कहीं नुकसानदायक कोई व्यापार होता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि माँ बाप वो काम अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं जो वो खुद नहीं कर पाते, तो वो थोपते हैं अपने बच्चों की, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ठीक है ना। और कई माँ बाप होते हैं नहीं, आप जो है अपनी मर्जी से करो। देखिए हर बच्चा का मतलब एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो सकता। टैलेंट सब में अलग अलग भरा है, हाइट सबकी अलग है, शक्ल सबकी अलग है, टैलेंट सबका, दिमाग सबका है। जिस बच्चे को जो अचीव कर सकता है ना, या जिसमें उसकी रुचि है, मैं तो बोलता वही करने देना चाहिए, उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो होता नहीं है। सब चीजें एक आदमी सब चीजें नहीं कर सकता। जी। सब तो आईएएस नहीं बन सकते जी। सब अपने अपने दिमाग है, बच्चे की जिसमें रुचि है ना उसमें जाने देना चाहिए जी। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ क्या होता है कि खेल की भी बात करते हैं ना, तो आपने देखा कि ओलंपिक में हमने कितना निराशाजनक प्रदर्शन किया, 1-2 मेडल लाते हैं वो भी मुश्किल से। और जैसे चीन है, कोरिया है, अमेरिका, सब बर्बाद वो ले जाते हैं। तो आबादी के अनुपात में देखें तो भी कुछ नहीं है। अब एक जगह मैंने एक अर्जुन अवार्डी उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सरकार तो उसकी घोषणाएं निराशाजनक होती हैं, कुछ तो यहाँ लाल फीता से अफसरशाही होती है, ठीक है। कुछ क्या होती है घोषणाएं थोड़ी कमजोर, जैसे कि आप 5 करोड़ 10 करोड़ दे दीजिए, घोषणा 20 करोड़, तो जरूर उत्साह बढ़ेगा। कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कुछ जो है अपने भाई भतीजावाद को कम करना, कुछ जो है अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा भी प्रेरित करना बच्चों के लिए, है ना। तो ये चीजें मायने रखते हैं। तो आपको क्या लगता है निकट भविष्य में अपने आप कहाँ पाते हैं? हालांकि अभी शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। अभी जो ग्रामीण ओलंपिक करके कुछ एक चला है प्रोग्राम, राजस्थान गवर्नमेंट ने चला है, बहुत अच्छी बात है। और खेल बहुत जरूरी है जी। खेल से यानी खेल में सिर्फ खेल में ही लाइफ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है उसमें जी। खेल में तो बहुत अच्छी चीज है, खेलना चाहिए। और यानी हिंदुस्तान की जो प्रोग्रेस है ना वो गेम और बिजनेस में ही तो है। जी। तो गेम तो होना चाहिए, करते भी है बच्चे, अभी तो खेलते भी। अच्छा, नागपुर आप काफी लंबा समय बिता चुके हैं, कैसा लगा नागपुर आपको? नागपुर बहुत अच्छा शांत शहर है। और मैं तो जहां तक समझता हूँ, जब मैं फौजी आदमी सेटल हो गया तो कोई भी हो सकता है। यानी कोई भी आदमी आराम से। गर्मी तो वैसे राजस्थान वाली पड़ती है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, राजस्थान से भी ज्यादा है। बट व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छा है। कोई भी आदमी, साधारण आदमी यहाँ सेट हो सकता है, ऐसा मतलब है यहाँ पे। कोई बंदिश नहीं, कोई भी आए अपनी कुछ नहीं। आप रात को 12 बजे आओ, 10 बजे आओ, कोई नहीं है, बिल्कुल पीसफुल एरिया है। अच्छा, आपका गाँव है क्या नाम बताया? बांसडी। तो उस गांव के बारे में थोड़ा सा बता दें, कैसा गांव, कितना बड़ा है, स्कूल, विद्यालय और हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं है, रोड से जुड़ा हुआ कि नहीं है? गांव हमारा छोटा सा गांव है, 200 घर होंगे तकरीबन। ग्राम पंचायत है। खंडेला से जो कांवट रोड, नीम का थाना रोड जाती है, उस पे 8.5 किलोमीटर पे बांसडी गाँव का एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ आता है हनुमान जी का। वो मेरे पिताजी के नाम पे हमने, मेरे चाचा, मेरे पिताजी 3 भाई है, तीनों के हम 3-3 लड़के हैं। हमने 9 भाइयों ने मिलके वो गेट बनाया है। और बस वो गेट से आप एंटर करेंगे तो 400 मीटर पे गांव है। और गांव में स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है और हॉस्पिटल है जी। और ये जो ग्राम पंचायत के जो भवन होते हैं वो है। बाकी मंदिर बहुत अच्छे 3-4, छोटा सा गाँव है। पानी कैसा है? पानी की प्रॉब्लम है ना। हाँ, समस्या है। अच्छा, एक क्या होता है कि कुछ गांव, जैसे मैंने एक गांव है छोटा सा, मैंने याद तो नहीं, पता नहीं कौन सी ढाणी है, उसमें 250 की लगभग आबादी है। उसमें 150 से ज्यादा सारे ऑफिसर वगैरह बड़े, उसमें सेक्रेटरी भी है, कलेक्टर, एसपी, सब कुछ है। और घर जाओगे तो आप बुढ़ी औरतें मिलेंगी, दादियां, और बाकी सब बहुएं वगैरह सब नौकरी करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, चलन हो जाता है, एक आदमी बीड़ा उठाता है, उसके बाद उसके पीछे उसको अनुसरण करने लगता है। कई बार ऐसा होता है, भले स्कूल ना हो, दूर पैदल चल के भी पढ़ देते हैं। और कई बार संसाधन होते हुए भी लोग सफल नहीं हो पाते। तो आपके गांव में कोई जैसे बड़ा अधिकारी, बड़ा बिजनेसमैन या जैसे कोई ऐसा कुछ है कोई? हमारे गांव में, मैं जब आर्मी में लगा था तब हम 4 या 5 फौज में थे, 1 टीचर होंगे जी।
और 2 मेरे ताऊजी के लड़के हैं, वो राजस्थान रोडवेज में थे जी। एक मेरे ताऊजी पटवारी थे। मतलब गिने चुने ही गवर्नमेंट सर्वेंट थे। आज हर घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है, हर घर में। और बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव गांव है। कोई यानी अभी नौकरी के लिए लोग आतुर रहते हैं, पढ़ते ही उसी के लिए है कि जो भी करना है, नौकरी करना है। तो आज आर्मी में, सीआरपीएफ में, एसएससी में, सब में है। एक सीए भी है गांव में, डॉक्टर भी हैं, सब अच्छे। अच्छा, आप फौजी हैं तो फौजी के मन में ये बहुत रहता है कि ये मतलब कि वैसे तो आदेश कानून पालन करता है, लेकिन कई फौजियों को शिकायत रहती है। तो आपके मन में, अच्छा मान लीजिए आपको कुछ बड़ा नेता या अधिकारी बना दिया जाए, ठीक है, आपके क्षेत्र में कोई जिला वगैरह दे दिया जाए, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखो, प्राथमिकता तो सबकी अपनी अपनी होती है। क्षेत्र विशेष क्षेत्र विशेष में तो क्या है, देखो राजस्थान के गांव में क्या चाहिए, पानी और बिजली मिला तो गांव अपने आप संपन्न हो जाता है। खेती के लिए पानी मिल गया, पीने के लिए पानी मिल गया, बिजली मिल गई, और गांव के आदमी वैसे ही मेहनती होते हैं, वो तो कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बोलता गवर्नमेंट को किसी चीज पे भी नहीं ध्यान देके पानी, बिजली और स्वास्थ्य, 3 चीज पे ध्यान दिया जी तो बेस्ट है। अच्छा, अपराधियों का क्या होता है, गठजोड़ होता है, जैसे राजनेता, अफसरशाही और जैसे कि लोकल दो छात्र गुंडे वगैरह का जगह उनका, तो उसमें क्या होता है कई बार निर्दोष आदमी ऐसे फंस जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है ना। तो उसमें उसे कहीं न्याय की उम्मीद नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कहावत है ना कि देर से मिला न्याय भी अन्याय है। तो न्याय प्रणाली इतनी जटिल है कि कई बार तो आदमी जो इस दुनिया से चला जाता है कि भाई, है ना। तो आपको नहीं लगता कि हमारे थोड़े इस तंत्र में थोड़ा सुधार होना चाहिए, त्वरित मतलब गति आनी चाहिए थोड़ी? बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। एक तो जो लंबे लंबे जो केस चलते हैं ना, 20-20 साल, 25-25 साल जो चलते हैं ना, वो शॉर्ट में होना चाहिए। क्योंकि आदमी ये सोच के भी कर लेता है यार कुछ फैसला तो होना नहीं है, तारीख पे जाना है, जाते रहेंगे जब तक अपनी कट गई, देखेंगे बाद में। तो ये अगर तुरंत बिल्कुल फास्ट ट्रैक जैसे कोर्ट है ना, वो अगर रही फैसला जल्दी आए तो लोग, यानी आज किसी ने क्राइम किया, 2 साल बाद में अगर किसी को सजा हो रही है तो फिर दूसरा आदमी देखता है यार साला ये तो फटाफट काम हो गया, अपने को बचना चाहिए इससे। ये जो लंबी प्रक्रिया है ना जस्टिस वाली, ये खतरनाक है। अच्छा, एक आपसे अंतिम सवाल ये है, फौजियों का तो शरीर बन जाता है क्योंकि वहाँ वो कठोर मेहनत भी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि खरबूजा हो जाए खरबूजा रंग बदलता है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी के लिए अगर आप कुछ परामर्श देना चाहें तो? आम आदमी को देखो, वॉकिंग तो सबसे बेस्ट है और हर आदमी को करना भी चाहिए। सुबह सुबह स्वच्छ वायु मिलती है और आदमी को एक्सरसाइज करने से शरीर, आजकल होती कहाँ, पहले तो पैदल चले जाते थे 3-3 कोस 4-4 कोस, काम भी सारे हाथ में से करना, हाँ हाथ से करना पड़ता था। अभी आज कुछ शारीरिक मेहनत तो रही नहीं है, तो एक्सरसाइज करना। अभी तो गवर्नमेंट शायद कई जगह तो ये गार्डनों वगैरह में सब में मशीनें लगा रखी है, इक्विपमेंट, तो एक्सरसाइज करते हैं लोग, हैं जागरूक भी। आप सुबह उठेंगे तो आधी रोड वॉकिंग वालों से भरी रहती है, तो करते भी है लोग। खाने का भी तुम्हें तो है ना? खाने का तो है ही। खाने तो क्या है, सब पाश्चात्य संस्कृति है, सारे पास्ता बर्गर पिज्जा पे आ गए लोग। खतरनाक है, लेकिन एक लिमिट तक ठीक है, कर रहे लोग। नहीं, अगर मान लिया पोषण पूर्व खाना मिले तो ठीक है, लेकिन पोषण रहित मिले तो फिर मुश्किल है ना। मिल ही रहा है ना, लोग जा रहे हैं उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ किसान जो हैं वो कहते हैं कि हमें भाव नहीं मिल पाते, और सही बात है, भाव नहीं मिल पाते, लेकिन कई बार शिकायतें क्या, कई बार क्या हमको पता है कि वो जो रासायनिक जो इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वो उनमें जहर ही होता है ना, तो उससे भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल आती है। वो तो रसायन तो जाने दो, अभी जो शहरों में जो सीवरेज लाइन के जो नाले हैं, लोग उसका भी पानी खींच के सब्जियों में देते हैं, तो वो भी खतरनाक है। क्योंकि देखिए पानी तो हो गया, लेकिन उसमें जो रसायन, घातक रसायन है, वो भी उसमें आ जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल आते ही है। दस्ता है। देखो, जो गाँव में जो स्वच्छता मिलेगी, जो फ्रेशनेस मिलेगा, वो इस सिटी में तो मुमकिन है नहीं, लेकिन अभी करना तो सब पड़ता ही है। ठीक है, तो आपने साक्षात्कार दिया, कोई बिंदु जिस पर आप बोलना चाहें? बस क्या है, जो मैं तो बोलता हूँ, अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से काम करते हो सफलता मिल जाती है। मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे जैसा फौजी आदमी सक्सेस हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। नहीं, फौजी तो सफल होते हैं तो आप नहीं, व्यापार में बहुत कम होते हैं, आपको अपवाद मिलेंगे। अच्छा, तो भक्ति भाव में आप थोड़ी श्रद्धा रखते हैं? मैं बहुत ज्यादा भक्ति भाव नहीं करता हूँ, बट मंदिर जाना ये सब होता है, यानी घंटों बैठ के पूजा मेरे से नहीं हो सकती। जितना हो सके उतना समय। सामाजिक कार्य बहुत मैं तो आशा करूंगा ईश्वर से कि ऐसे ही आप जुड़े रहे और आपको सहयोग मिलता रहे, ठीक है ना।
और यही जो है वो अच्छे अच्छे काम करते हैं और आपका व्यवसाय भी चलता रहे और आपकी पुत्रियां जो है वो सफल हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। आगे जो है उत्तरोत्तर अग्रसर होंगी सफलता की तरफ। ठीक है, तो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समय मिला तो आगे साथ साथ कर लेते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय आपने राम। समय दिया उसके लिए जय राम लिखे।